लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। ये भगवान राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। इसलिए इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। पर लखनऊ एक और कारण से फेमस है, जो है इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानियां। जब लखनऊ विश्वविद्यालय के नेहरू हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्त अमित, सुनील, मनीष के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहां वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए सैनिकों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से मनीष ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और चौक और रेजिडेंसी के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रात के करीब 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर भी कुछ गाड़ियां ही नजर आ रही थी। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। सुनील, ठीक है मनीष, कल मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। मनीष, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। इतना कहकर मनीष जोर जोर से हंसने लगा। अमित और सुनील आपस में बातें कर रहे थे, पर मनीष आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। अमित, मनीष, तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहां सारी मर्दों की लाशें हैं, किसी लड़की की नहीं है ठरकी इंसान। मनीष इसका बस चले तो किसी लड़की को कब्र से निकालकर बोले कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अमित और सुनील जोर जोर से हंसने लगे थे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। मनीष, अरे नहीं अमित, मैं तो इन कब्रों पे लिखे नाम पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं आरती के साथ यहां घूमने आया था तो इस जॉन स्मिथ की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिर में थी। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़कर आरती को दिया था। मनीष की बात सुन अमित और सुनील भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि मनीष के तोड़े हुए फूलों की पत्तियां अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। मनीष, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊंगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ, अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। मनीष की बात सुन अमित और सुनील कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और मनीष अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था। उनके जाने के बाद मनीष उसी जॉन स्मिथ की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ ही रही थी। तभी जमीन से एक हाथ निकला और मनीष का हाथ पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था, और जब उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नुचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभालकर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा, जो उसी को घेरने उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाजें आने लगीं। और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सैनिकों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छलनी कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट रहे थे। और ये सब मनीष के सामने हो रहा था। इतना सारा खून और मौत की चीखें सुनते हुए मनीष की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी। पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने मनीष को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया।
उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि अमित और सुनील ही थे और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। अमित, अबे देख कितना फट्टू है ये। सुनील, अबे जब इतना डर लगता है तो यहां अकेले आने के लिए हाँ ही क्यों की? जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। अमित और सुनील जोर से हंसने लगे क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से मनीष डर गया था। मनीष, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहां से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं अभी क्या देख रहा था? मनीष जानता था कि जो उसने अभी देखा है वो कभी अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ ही था कि अचानक ही सुनील ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। सुनील, अबे तू अकेला कहां चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे। फिर तो ठीक है ना मनीष, पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं आया हूं अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूं चलो। मनीष सुनील से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान के बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही अमित ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। मनीष, अमित, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मनीष, तुम्हारा दोस्त। तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? मनीष चीख चीख कर अमित से कहे जा रहा था, पर अमित ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ उसे एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ मनीष को फांसी चढ़ाने लगा। मनीष, अमित, ये तू क्या कर रहा है? सुनील, तू अमित को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? मनीष के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक न सुनी और देखते ही देखते मनीष फांसी की वजह से झटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो हैं ही नहीं जो तू समझ रहा है। मैं हूं कैप्टन जॉन स्मिथ और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक में बदल गया, जिनकी आंखों के सामने मनीष फांसी पर लटका तड़प रहा था। मनीष के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से मनीष के शरीर को छलनी करना शुरू कर दिया, जिससे मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। सुनील ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती मनीष की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। अमित और सुनील ने जब मनीष की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से मनीष का चेहरा भयावह रूप से बिगड़ गया था। उसकी आंखें पुतलियों से बाहर आ गई थीं और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था और गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर मनीष के जिस्म पर कोई कट का निशान नहीं था। दोनों दोस्तों ने लाश को पहचान लिया, पर अब यह केस पुलिस के लिए भी समझ से बाहर था। पोस्टमार्टम से यह साबित हो चुका था कि बाहर से भले ही उसके शरीर पर कोई खरोच न हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छलनी पड़ा था और अंदर से मांस, नसें, यहां तक कि हड्डियां भी कटी हुई थी। कई जांच पड़ताल के बाद भी यह केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद अमित और सुनील की लाशें भी उसी रहस्यमय तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी वही लिखा था जो मनीष की रिपोर्ट में था। शरीर पर एक भी कट का निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छलनी हुआ पड़ा था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थी। आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धूल खा रही है, लेकिन वक्त बदल चुका था।
सरकार ने कब्रिस्तान को संरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बना दी है और लाइट की सुविधा कर दी है। अब यह रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। इस घटना के बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय में यह कहानी एक किंवदंती बन गई। छात्रों के बीच यह एक चेतावनी के रूप में कही जाती है कि कभी भी शर्त के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। और कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय एक भयावह सन्नाटा वहां आज भी महसूस होता है, मानो उस रात की चीखें और डर अभी भी हवा में बसी हुई हैं।